नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन लिखित कविता के विषय में बात करने वाले। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप अपनी परीक्षा में अच्छा नंबर ला करके अच्छी तरह सफलता प्राप्त करें। तो आज जो कविता हम लोग पढ़ेंगे उसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। किस युग के? भारतेंदु युग के। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये महान कवि थे। हिंदी में उनका नाम है, उनके नाम से युग का नाम है। तो उस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। कौन? तो इनका नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1922 ईस्वी में। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उनका जो गद्य होता था, उनका साहित्य गद्य में लिखते थे वो, तो गद्य भी उनका बहुत ही कलात्मक ढंग का और अलंकृत, एकदम डेकोरेटेड, सजाया हुआ होता था। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज, कितने रसिक मिजाज के थे ये, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। रसिक समाज मतलब साहित्य में जो रस ले, उसकी बात है। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमधन सर्वस्व नाम से संग्रहित हैं। प्रेमधन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमधन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उसमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। कविता इन्होंने लिखी, लेकिन गद्य का भी प्रभाव नज़र आता है। गद्य की तरफ उन्मुख है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। लोकोन्मुख माने लोक मतलब जन, मतलब जनता, आम जन के स्वभाव को, की आवश्यकता को भी उन्होंने स्वीकार किया और अपनी कविता का मुख्य ध्येय बनाया। तो लोकोन्मुख भी है और यथार्थ परायण, यथार्थवादी भी है। वह सिर्फ रोमांटिक नहीं है। यथार्थ मतलब वस्तुवादी है, जो प्रैक्टिकल में संभव है। उनका साहित्य वैसे ही तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया। सहचर मतलब साथी बनाया। राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना, वे जिस युग में थे, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस समय स्वाधीनता चाहिए थी देश को, तो ऐसी चेतना उनमें भी थी। तो अपने स्वदेश से प्रेम करने वाले ये कवि थे। साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का विरोध किया और साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद दोनों का इन्होंने विरोध किया। प्रेमधन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ स्वदेशी के अंतर्गत उसमें से तोड़ करके ये गुच्छा एक लाए हुए हैं और कुछ दोहे हैं इसमें। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है।
दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। मतलब यह है, कविता में आप पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग, यहाँ के लोग, भारतवासी अपनी आत्मा को भूल रहे हैं। अब वे विदेशी नकल कर रहे हैं। कैसे अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी चाल चलन का कितना असर हुआ है भारत के लोगों पर, इसको रेखांकित करने वाली ये कविता है। मतलब जब तक कोई देश, कोई समाज अपनी भाषा या अपना जो पहनावा है या अपनी संस्कृति उसको नहीं पहचानेगी, उसको स्वीकार नहीं करेगी, उसको आत्मसात नहीं करेगी, तब तक वह उस समाज या देश कभी भी आत्मनिर्भर या संपन्न या स्वायत्त या स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा इस कविता में है। कवि दुखी है कि यहाँ के लोग पूरी तरह विदेशियों के रंग में रंग गए हैं। उनकी भाषा जो अंग्रेजी थी उसको स्वीकार कर लिए हैं, उनका पहनावा और हवा सबको ग्रहण कर लिए हैं और अपनी भारतीयता को भूलते जा रहे हैं। तो जब तक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने वस्त्र को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक आप स्वाधीनता कैसे प्राप्त करेंगे। तो दूसरों का नकल करके कोई आदमी स्वाधीन नहीं बन सकता है। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो अब हम लोग इसमें कविता की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। सवै विदेशी वस्तु नर, गति रति रीति लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। स्वदेशी नाम से यह कविता है। इसमें देखिए पहली पंक्ति है, पहला दोहा ये, सवै विदेशी वस्तु। अब सब विदेशी इस देश में देखिएगा तो आपको सिर्फ विदेशी वस्तु, नर भी यहाँ जो पुरुष हैं वो भी, सभी विदेशी वस्तु नर, सभी वस्तुएं इस देश में, सभी वस्तुएं विदेशी हैं। सभी पुरुष नर विदेशी मालूम पड़ते हैं। गति, उनकी रति, उनकी रीत, उनका नियम कानून, उनके चलने का तरीका, सब कुछ लखात मालूम पड़ता है विदेशी। इस देश में कुछ भी स्वदेशी नहीं बचा है, सब कुछ बन गया है विदेशी। भारतीयता कछु न अब भारतीयता, स्वदेश प्रेम, स्वदेशी कुछ बचा ही नहीं है इस देश में। भारत में दर्शात, भारत में कुछ भी भारतीय दर्शित नहीं होता है, दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शात मतलब दिखाई देना। तो भारत में कछु न दर्शात, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भारतीय। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, कोई भी भारतीय मनुष्य को देख करके पहचान नहीं सकता है कि भारतीय है। और बिल्कुल अंग्रेजी का नकल करता है, अंग्रेजी जैसा रहता है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, किद हो, कोई भी हो, मुसलमान चाहे हिंदू। क्या हैं ये क्रिस्तान, क्या हैं ये क्रिस्तान, सभी मालूम पड़ते हैं कि सभी हो गए हैं क्रिश्चियन हो गए हैं। क्रिस्तान थे अंग्रेज लोग, क्रिस्तान कहलाते थे, क्रिश्चियन। तो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो जो भारतीय थे, अब वे सभी क्रिश्चियन मालूम पड़ते हैं। पढ़ी विद्या परदेश की, विदेशी भाषा विदेशी विद्या पढ़ कर के आए हैं। बुद्धि विदेशी पाए, उनकी बुद्धि अब विदेशी हो गई है। चाल चलन परदेश की, चलने का तरीका, उनकी चाल, उनका चलन, फैशन गई इन्हें अति भाए। इनको अब विदेशी सब कुछ भा गया है, अच्छा लगता है। ठठे विदेशी ठाठ, अब सब विदेशी ठाठ है। बन्यो देश विदेश, यह देश ही अब विदेश हो गया है। सपने हूँ जिसमें न कहूँ भारतीयता लेस, अब सपने में भी भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, लेस मात्र भी नहीं।
बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। अब सभी लोग अब हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ कम बच गए हैं, हिंदी बोल नहीं सकते हैं। अब अंग्रेजी भाखन करत, वे सभी अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हिंदी बोलना नहीं चाहते, अंग्रेजी भाषण करते हैं, भाषण करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी मतलब विदेशी भाषा का उपभोग करते हैं। अंग्रेजी वाहन, वाहन माने गाड़ी, अंग्रेजी बसन, वस्त्र, वेश, उनका स्टाइल, रीति तरीका और नीति सब हो गया विदेशी। अंग्रेजी रुचि, उनका इंटरेस्ट अंग्रेजी हो गया। गृह, सकल, वस्तु, देश विपरीत, सब कुछ जो चाल चलन है यहाँ के पढ़े लिखे लोगों का वह विपरीत है देश के, वह एकदम विदेशी फैशन परस्त है। अब हिंदुस्तानी कुछ नहीं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। अब इनको हिंदुस्तानी कहिएगा तो इनको लाज लगता है कहने में कि भाई हाँ हमको हिंदुस्तानी कह रहा है, इनको लज्जा आती है। भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, और भारतीय वस्तु से ये घिनाते हैं, इनको घृणा होती है, नफरत होती है। विदेशी से प्रेम करते हैं और देशी से घृणा। देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, देश हो नगर हो बानक, ये बनो सब अंग्रेजी चाल, सब कुछ यहाँ अंग्रेजी हो गया है। जैसे कि संपूर्ण देशवासी की वेशभूषा शहरी हो गई है, संपूर्ण देशवासी अब शहरी जैसा व्यवहार करता है, सारे चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है। हजारों बाज़ारों में अब केवल अंग्रेजी माल ही बड़े दिखाई पड़ते हैं। तो बानक बनो, सब में अंग्रेजी माल ही, हाटन मैं देखा हूँ भरा, बसे अंग्रेजी माल, हाट वगैरह में सब जगह अंग्रेजी माल भरा हुआ है। जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, जो धोती पहनते हैं तो ढीली ढाली धोती, जो भारतीय वेशभूषा है वो संभल नहीं सकता है। अब वो धोती नहीं पहनेंगे, देश प्रबंध करेंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली। जो धोती नहीं पहन सकते हैं, ढीली ढाली धोती होती है तो वो देश प्रबंध करेंगे। जब वो धोती का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, धोती कैसे पहनते हैं या नहीं जानते, और देश चलाएंगे, एक खाम ख्याली, एक ख्वाबी ख्याली है, ये सपना वाला ख्याल है, ये होने वाला नहीं है। अंग्रेजी कपड़ा पहनने वाले लोग भारत को चलाएंगे तो उसको अंग्रेज बना के छोड़ देंगे सबको, भारतीयता तो नष्ट कर ही देंगे। दास वृत्ति की चाह चाहूँ, जिसी चाहूँ बरन बढ़ाली। अब चारों तरफ लोग दास वृत्ति चाहते हैं, गुलाम बन के रहना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, कोई अपना रोजगार करना नहीं चाहता है। दास वृत्ति, नौकरी की इच्छा सबों को मन में भर गई है। चाहूँ दिसी चारहूँ वर्ण बढ़ाली, ये जो चारों जो वर्ण हो समाज के, सभी में नौकरी करने की चाह बढ़ी है। अब चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, सभी चाहते हैं सरकारी नौकरी करें, गुलाम बन के रहें। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहूँ मने डफाली। अब झूठी प्रशंसा करके डफली की तरह बजते रहते हैं अपने हाकिमों के सामने इर्द गिर्द। तो झूठी प्रशंसा करने वाले लोग बन गए हैं भारतीय, सच नहीं बोलना चाहते, और झूठी प्रशंसा करते समय ऐसे लगते हैं जैसे वो डफली का बाजा बजा रहे हैं। तो ये रहा, अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो देश आज़ाद कैसे होगा। इसीलिए कभी परेशान है, कभी चाहता है कि लोग महसूस करें कि देश में आज़ादी चाहिए अगर, तो पहले देसी वस्तुओं को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वदेशी तब न स्वाधीनता, इसीलिए पहले स्वदेशी को पहचानिए, स्वीकारिए। तो बद्री नारायण चौधरी वास्तव में बहुत महान कवि हैं, देश प्रेम से ओतप्रोत है इनका दिल। तो ये कविता मैंने आपको सुनाई प्रश्नोत्तर के लिए, इसके बाद का वीडियो लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।